वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज से हम लोग आरआरबी, एसएससी, बैंकिंग और जितने भी एग्ज़ाम हो, सीडीएस, एनडीए, जितने भी तरह के एग्ज़ाम है जिसमें कि जीके जीएस आते हैं, अगर आपको नौकरी लेना है इसी बार, क्योंकि उसके बाद देखो बेटा वैकेंसी कम होते जा रही है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आएंगे अपना जो सीईटी है उसके बेस पे जो भी होगा देखा जाए। लेकिन अभी जो वैकेंसी निकली आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम है 15 दिसंबर से, एसएससी के जितने नोटिस निकल चुके जो अभी सीएचएसएल के बाकी है उनके लिए, और बैंकिंग की जो आईबीपीएस है सब जिसमें पूछा जाता है इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी से है। सीईटी का तो हम लोग कराएंगे ही, ठीक है। तो ये जितने भी जो लेना चाहते हैं सीरियसली में वो देख सकते हैं, ठीक है। और जिनको पढ़ना, जिनको जानना है, ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग इसमें जीके जीएस का एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छूटेगा नहीं, गारंटी मेरी। एक क्वेश्चन भी छूटे मेरा नाम ले लेना, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिर्फ एमसीक्यू से नहीं पढ़ेंगे। जो एमसीक्यू होता है ना बेटा कि बस वो एमसीक्यू करो तो बस वो एमसीक्यू आया तो हम बना पाए, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। लेकिन हम लोग इस बार कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, थ्योरी से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ देखेंगे कि उसके अंदर से कितने क्वेश्चन निकलते हैं, सारे क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि बेटा जो भी एमसीक्यू बनते हैं वो क्या बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट से ही तो बनते हैं। हम लोग क्यों ना पूरा कॉन्सेप्ट ही पढ़ दे, इतना अच्छा लगेगा। तो अब देखते जाना, बैठे रहो बस आराम से, शांति से, ठीक है, एकदम मज़ा आ जाएगा। पढ़ाई करो, अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक ज़रूर करना। इससे हमको फीडबैक मिलेगा कि मुझे कहाँ पे क्या दिक्कत है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीके जीएस में पॉलिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग अपना जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये हम लोग पढ़ेंगे। अब मिसलेनियस तो होगा, बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तरह के एग्ज़ाम जिसे लेना है इस बार, बहुत अच्छी वैकेंसी है, जितना अच्छा है इस बार बेटा ले लो, उसके बाद भूल जाओ कि कभी निकलने वाला है, जैसा तुम्हें पता है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। उस बाद सीईटी अपना लाएगा, रूल रेगुलेशन जो भी है वो उस टाइम देखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या है, अब 3 चीज़ हमेशा बात याद रहना, अगर कोई भी चीज़ लेना है तो, कोई भी नौकरी लेना है तो सबसे पहले मेरा वीडियो देख लेना, उसके बाद मैं क्यूज करवाऊँगा, उसके बाद टेस्ट होंगे, एमसीक्यू होंगे, ठीक है, ये करना। उसके बाद रिवीजन, तो बेटा रिवीजन क्या बोलता है, रिवीजन जो है की है सक्सेस का। उतना पढ़ो कि जितना तुम रिवीजन कर सको। पढ़ने के लिए बहुत सारे लाइब्रेरी, बहुत सारे बुक्स, इंटरनेट रखा पड़ा है, ठीक है। नॉलेज का जो सोर्स है उसकी कमी नहीं है, दिमाग में कितनी जगह है उसकी दिक्कत है। तो बस वो रिवीजन इतना तुम पढ़ सको, उतना पढ़ो कि जितना तुम रिवीजन कर सको। तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ याद भी नहीं रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो हम लोग आज पॉलिटी स्टार्ट करने वाले। पॉलिटी में क्या स्टार्ट करने वाले आज हम लोग, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का परिचय, पार्ट 1, ठीक है। हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम ध्यान से सुनते जाना। कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लेना, ग्रुप है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, सब पे आके डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है। ये बस आप लोग के लिए किया जा रहा है, अपना टाइम निकाल के बना के, ठीक है। चलो हम अगर पूछा, चलो स्टार्ट करते, टाइम बहुत। हाँ, अगर मैं पूछूँ कि कोई भी देश, कोई भी दुनिया का कोई भी देश, या पूरी दुनिया ही क्यों ना बोला जाए, कि वो कैसे वर्क करती है, कैसे चलती है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि वहाँ पैसे से चलती है, जिनके पास रिसोर्सेस है, पैसे हैं, ये है वो है, उनसे चलती है। बट बेटा वो सही नहीं है। कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था, कोई भी वर्ल्ड का कोई भी पार्ट जो है ना, वहाँ के कानून व्यवस्था से चलती है। उस देश में जो कानून लगा है उस पे चलती है, और उसको हर एक वहाँ के सिटीजन को फॉलो करना होता है, ठीक है। जिस देश का कानून कमज़ोर होता है, याद रखना, जिस देश का कानून कमज़ोर होता है वो तरक्की नहीं कर पाता बेटा, ठीक है। लोग, बड़े बड़े लोग हमेशा बोलते रहते हैं स्टूडेंट्स को या किसी को भी कि डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन का पालन करो, मतलब डिसिप्लिन बनो। तो डिसिप्लिन क्या, वो भी एक तरह से रूल है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे 9 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, ठीक है। मैं कॉलेज में हूँ, मुझे चाय सुट्टा नहीं पीना है, इस टाइप, ठीक है। ये एक डिसिप्लिनरी आ जाती है। लोग तो बोलेंगे दोस्त चल यार आते हैं पीकर, है ना, बट आपके डिसिप्लिन क्या बोलेगा, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। तो आपकी इज्जत उन सब में बढ़ेगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आप उतने स्ट्रॉन्ग हो, आपको दोबारा पूछने के लिए उसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि जानता है कि इसका एथिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत अपना डिसिप्लिन फॉलो करता है। तो ये होती है, ठीक है। तो कोई भी देश, कोई भी व्यवस्था, कोई भी कंट्री जो है वहाँ के नियम कानून से चलती है।
उस देश की मजबूती वहाँ की न्याय प्रणाली से होती है, वहाँ की आर्थिक नीति, जितना फाइनेंशियली स्ट्रक्चर जिसका उसका कितना स्ट्रांग है वहाँ की नीति जो है फाइनेंशियली, ठीक है। तो और इन सारों और ये जितने भी कानून हैं सारे तरह के, आर्थिक नीति का, न्याय प्रणाली का और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जितने भी होती है, फाइनेंस होती है, सबका जो है जिक्र जो है ना, सबका विवरण जो है हमारा कहाँ दिया गया है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, उसका जिक्र किया गया। भारतीय संविधान में सब कुछ साफ साफ लिखा गया, एक एक चीज़ लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाई जो टर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो क्या होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द, संविधान जो है, सेट ऑफ रूल्स विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो संविधान है वो एक तरह का रूल बुक है जिसमें न्याय, जिसमें क्या बोलते हो, रूल सारा लिखा हुआ है जो कि हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में व्याख्या करता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बताता है कि कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, जिस देश का संविधान जो है उस देश के लिए सर्वोपरि होगा, याद रखना, संविधान से आगे कुछ नहीं, क्योंकि उससे उस देश का पूरा भविष्य उस संविधान पे टिका होता है अगर अच्छे से फॉलो करो तो। बेटा संविधान एक तरह से क्या औजार है, औजार समझ रहे हो ना, जैसे चाकू क्या है, एक तरह से औजार है। इस चाकू का तुम यूज सब्जी काट के अच्छे अच्छे खाना पकवान भी बना सकते हो और इस चाकू से तुम किसी का कुछ कर भी सकते हो, ये डिपेंड करता है कि यूज करने वाला कौन है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी वही चीज़ है बेटा, अच्छे लोगों के हाथ में पड़ जाती है तो उस देश का नक्शा बदल दिया जाता है। बदलता दोनों केस में है, एक होता अच्छे तरह से बनता है, सुपर पावर बन जाते हैं, एक होता है कि बर्बाद हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कैसे यूज किया जाता है। रूल तो सबके लिए, रूल को कैसे फॉलो किया जाता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड विच प्रोवाइड कन्वीनियंस एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ द सिटीजन लिविंग इन कंट्री, जो कि कन्वीनियंस प्राप्त करती है, वहाँ लोगों को सुविधा देती है कि कैसे क्या करना चाहिए, और प्लस एज वेल एज रेगुलेट करती है, मतलब हम लोगों को रेगुलेट करती है, हम लोगों को बताती है कैसे चलना चाहिए। सच बताऊँ तो तुम लोगों को गुस्सा बहुत आता है, कभी कॉलेज वगैरह में, कहीं स्कूल वगैरह में लड़ाई हो जाती थी, मम्मी पापा भाई बहन जिससे भी कभी कभी झगड़ा हो जाता था, दोस्तों से हो जाता होगा, मोहल्ले से हो जाता, तो लगता होगा क्यों ना उसका हम लोग मर्डर कर दें, लगता होगा कि मार दे, 2 थप्पड़ मार दे, उसे कर दे। तो बट तुम लोग क्यों नहीं करते हो? तुम्हें लगता हो कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ इसलिए नहीं करता हूँ? ना ना ना, ये गलतफहमी मत रहना। कोई भी दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, तो वो लोग क्यों नहीं कर पाते कोई भी गलत काम? क्योंकि उन्हें कानून का डर होता है, ठीक है। अगर कल को सरकार बोले कि मर्डर करने पे या चोरी करने पे या कुछ भी करने पे कोई सज़ा नहीं है, क्या लगता है तुम लोग इतने अच्छे रह पाओगे जितने आज हो? बात बात में ये हो जाएगा, बात बात में वो हो जाएगा। तो वही होता है, रेगुलेट करते हैं हम लोगों को, जीवन को रेगुलेट करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये होता है कानून, ठीक है। अगर कल को कोई जो हमारे देश की जो भी सरकार हो अगर बोल दे कि पढ़ना और पढ़ाना गैर कानूनी है, मतलब समझ रहे हो कि पढ़ना और पढ़ाना अगर बोल दे कि कल को गैर कानूनी है, कोई अमेंडमेंट कोई बिल पास हो जाए, दुनिया कुछ भी कहते रह जाए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, संविधान में देखेंगे, उसमें देखेंगे आर्टिकल 90G बोलता है कि कोई भी प्रोफेशन किसी को भी चूज करने का हक है, कोई भी कुछ कर सकता है, पढ़ा सकता है, बिजनेस कर सकता है, नौकरी कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, वो उसका पर्सनल है, हक है। तो ये कोई भी इलीगल नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या मेरा कन्वीनियंस देता है, इसे बोलते हैं कन्वीनियंस। रेगुलेट समझ रहे हो कि आपको रेगुलेट करेगा, कन्वीनियंस मतलब आपको आज़ादी, आपको करने की छूट है। कल हो के कोई और बिल पास हो जाए, लेकिन हम लोग देखेंगे संविधान में क्या वो सही है, कहीं वो असंवैधानिक तो नहीं है, ठीक है। तो चलो हम लोग इतना समझ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, वो कन्वीनियंस एंड रेगुलेट करता है सिटीजन को वहाँ के, और वो सुप्रीम लॉ होता है, उससे ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। तो दुनिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्री में संविधान है, और जो कुछ कुछ देशों में नहीं है, उस तरह के देश को हम लोग बोलते हैं मोनार्कल। और नेक्स्ट में देखेंगे उस तरह के देश को हम लोग बोलते हैं मोनार्कल किंगडम, समझ रहे हो। मतलब मोनार्कल बोलते हैं जिसका मतलब होता है किंगडम, जहाँ राजा रानी का शासन हो, ठीक है।
तो उसमें भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन। पहले एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करें, जहाँ पे कोई भी संविधान ना हो, ना रिटर्न अनरिटर्न कुछ भी नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ राजा रानी की, ठीक है। तो जैसे कि क्या क्या हो गया, यूएई, कतर, जॉर्डन, सियोल, इस तरह की कंट्री में एब्सोल्यूट मोनार्की है। क्वेश्चन आता है एसएससी में कि इंग्लैंड जो है, क्योंकि इंग्लैंड में भी क्वीन का है, तो वो क्या है, एब्सोल्यूट मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। तो बहुत लोग गलत मार देते हैं, बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की है क्योंकि राजा रानी है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड में संविधान भी है और राजा रानी भी है, याद रखना। तो लेकिन ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले जो है ना, पहले इंग्लैंड भी एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर ही आता था। वहाँ राजा रानी का बहुत बड़ा ये था, शासन हुआ करता था, ठीक है। इंग्लैंड में बहुत ये होता था, और बोलते हैं ना कि बेटा घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंड किसी भी आदमी को कभी नहीं करना चाहिए, और यही हुआ इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ के साथ। बहुत शासन कर रही थी, ये हुई थी, बट 1215 एडी में तख्ता पलट हो गया। इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, बोला कि अब क्या किया जाए इन लोगों के साथ। तो किसी ने बोला कि इसे फांसी पे लटका दो, ये कर दो, बट बोला नहीं, ये तो गलत होगा, तो क्यों ना इसे हम लोग राजा रानी रहने दे, लेकिन इसके सारे हक को छीन ले। मतलब बिना पर के चिड़िया, आप चिड़िया तो हो लेकिन आपके पास पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के पहले हुआ करता था, ठीक है। तो उस टाइम एक कानून लिखा गया जिसे हम लोग बोलते हैं मैग्ना कार्टा, जो कि बाद में इंग्लैंड का संविधान के रूप में भी जाना जाने लगा, ठीक है। ये होता, तो घमंड बेटा नहीं करना चाहिए किसी भी आदमी को, कैसे भी, ठीक है। कुछ पैसे आ जाए, कुछ नौकरी आ जाए, लोग हवा में उड़ने लग जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, यार तुम तो छोटे से इंसान हो, ओके। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कि ये हो गया, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लैंड कौन सी है, तो वो है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की राजा रानी तो होंगे, बट उनका सारा हक का, सारा उसके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा अधिकार जो है उसके सारे संविधान में उसके लिखे होंगे कि वो क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं कि संविधान कितने तरह के होते हैं, वो तो हम लोग कंट्री के बारे में देख लिए, ठीक है। एक होता है जो संविधान से चलता है, एक होता है जो मोनार्की होता है। मोनार्की में भी दो तरह के होते हैं, एक होती है एब्सोल्यूट, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल। अब बात की जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह के होते हैं, तो वो भी दो तरह की होती है, एक होती है रिटन, एक होती है अनरिटन। अगर पूछा जाए कि रिटन और अनरिटन में क्या डिफरेंस है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर जो रिटन है वो रिटन होता है और जो अनरिटन है वो अनरिटन होता है, बट ऐसा नहीं है। रिटन और अनरिटन दोनों ही रिटन होता है, दोनों ही लिखित फॉर्मेट में होता है। तो डिफरेंस क्या है, चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इन दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लिखित संविधान होता है उसमें संविधान को सर्वोपरि माना गया, वहाँ के प्रधान माना जाता है। बट अनरिटन में क्या होता है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को प्रधानता दे दिया जाता है, ठीक है। जो वहाँ की संसद है वो प्रधान होती है। देखो इंग्लैंड में जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो वहाँ के पार्लियामेंट के बारे में ये कहा जाता है ना कि इंग्लैंड की जो संसद है वो कुछ भी कर सकती है सिवाय मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने में। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, संसद के पास इतना पावर है कि वो कोई भी संशोधन कर सकती है, ठीक है। तो ये चला जाता है, मतलब ये होता है इंग्लैंड के जो संसद है उसके पास इतना पावर है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पावर नहीं, जो है पावर है संसद का, ठीक है, ठीक है। तो इसमें और एक होता है क्या है कि जो इंग्लैंड की जो संविधान है ना, संसद है ना, संसद, वो अगर कोई अमेंडमेंट जारी कर दे, कोई फरमान जारी कर दे, बोल दे कि अगले दिन 11 बजे जो इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी होंगे उस टाइम, उसे फांसी पर चढ़ाना है। अगर संसद ने बेटा ऐसा बिल पास कर दिया, तो पता है कि जो संसद में पास करता है उसके बाद वो राजा रानी के पास साइन करने के लिए दिया जाता है। तो जब रानी देखेगी, बोलेगी अरे ये तो मेरा मौत का फरमान है, हम इस पर कैसे साइन करें, ठीक है। वो साइन करने से अगर मना करे, तो साइन करने से मना कर दी कि नहीं ये तो मैं अगर साइन करूँ तो मुझे तो फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अगर वो मना भी कर दे तो उस संशोधन के नीचे लिखा रहेगा कि अगर रानी ने मना करने से ना, मतलब साइन करने से मना कर दिया, तो इसका मतलब रानी का हाँ माना जाएगा। अब बेटा समझ लो कि कितने अधिकार है उस रानी के,
कोई अधिकार नहीं है, बस आप हैं, फॉर्मेलिटी है, आपको दे दिया जा रहा है। उससे ज़्यादा अधिकार हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है, वो चाहे तो रोक सकती है। हमारे प्रेसिडेंट जो है रोक सकते हैं किसी के ये वो करके, बहुत उनके पास ज़्यादा पावर है अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ। लेकिन अगर वो साइन नहीं करे तो इसका मतलब कि वो हाँ मान लिया जाएगा। तो ये होता है, ठीक है, कि कोई ऑप्शन नहीं है, संसद से अगर पास हो गया तो आप नकार नहीं कर सकते हो। इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, जो संविधान है वो चाइल्ड है पार्लियामेंट का, कि अगर संसद के बच्चे के समान होते हैं, ठीक है, मतलब जो संसद चाहे वो पार्लियामेंट के साथ जो संसद है वो संविधान के साथ कर सकती है। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखित है उसमें जो संविधान है वो मदर होती है पार्लियामेंट के, कि आप कुछ भी करो लेकिन आप माँ के अंदर दायरे में रह कर करो। बेटा माँ से सबने चप्पल जूते और बेलन और झाड़ू सबने खाए होंगे। आप कुछ गलत करते हो थोड़ा सा तो लगता है माँ को कि तुम गलत करे, तो आपको लगते हैं चप्पल जूते लगते हैं। तो यही होता है कि माँ सर्वोपरि है, किसी की भी माँ हो, ठीक है। द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मदर, संविधान जो है मदर ऑफ पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में बहस करो जो करो, बट वो करो जो कि दायरे में एक रह कर किया जाए, नहीं तो फिर तो माँ है ही, जूते चप्पल तो लगेंगे, झाड़ू लगेंगी, बेलन लगेंगी, सबको लगता होगा, तुम्हें भी लगा, सबको। कोई ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है, भारत की मैं खासकर बात किया जा रहा हूँ, कि जिन्हें माँ से चप्पल जूते और झाड़ू बेलन ना लगाओ, ठीक है। तो ये होता है। रिटर्न में क्या होता है कि मदर होता है, संविधान जो है माँ के समान होती है संसद के, और अनरिटर्न में क्या होता है वो बच्चे के समान होती है संसद के, ठीक है। नेक्स्ट, इन द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट इज़ वेरी टफ। जो संशोधन होता है ना रिटन है वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, एंड इट रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी, जो इंडिया में होते हैं या फिर यूएसए में तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं बेटा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। मतलब उसमें भी अमेरिका और भारत में भी डिफरेंस है, बट अगर रिटन और अनरिटन की बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। रिटन में 2/3 स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, बट अनरिटन में क्या होता है कि अनरिटन में वेरी इजी, फ्लेक्सिबल, बस सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब अगर 100 आदमी है तो 50+1 हो जाए, मतलब 50% से एक ज़्यादा तो आप जीत गए। लेकिन इसमें क्या, अगर 100 आदमी है तो 2/3 मतलब 67 आदमी का वोट चाहिए आपको, तब जाके वो संशोधन हो पाएगा। उसमें ही बहुत है, ठीक है। और हम लोग देखते हैं 4th नंबर में क्या बोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद कर लो। इन द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन द अमेंडमेंट कैन नॉट रिव्यू बाई द कोर्ट ऑफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो संशोधन हो गया अनरिटन में संसद से, उसे वहाँ के सुप्रीम कोर्ट नहीं रिव्यू करेंगे, बोलेंगे हो गया बेटा हो गया, मैं अपना संविधान चेंज कर दूँगा, मैं रिव्यू नहीं करूँगा, ठीक है। वहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है जुडिशियल रिव्यू का, बट जहाँ लिखित संविधान होती है वहाँ एक बार सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कहीं वो जो संशोधन हुआ कहीं वो गैर संवैधानिक तो नहीं है, तो उसे देखेगा। अगर वो असंवैधानिक लगा उसे रिजेक्ट कर देगा, याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल यूएस इंडिया में कुछ दिन पहले भारत में जाट आरक्षण की बात हुई थी, ठीक है। तो जाट आरक्षण के लिए मांग हुई थी, बिल भी पास हुआ, ये हुआ, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि बोला गया जो आर्टिकल 16 है, ठीक है, उसमें जो रिजर्वेशन का जो हक है वो उन लोगों का है जो कि उन कास्ट को है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है। आप किसी को नहीं दे सकते जो सामाजिक रूप से पिछड़ा। तो देखा गया काउंसिल के द्वारा कि जो जाट का है वो तो एक क्या बोलते हो सामाजिक रूप से स्ट्रांग है, उसे कैसे दिया जा सकता, तो उसे कारण उसे खारिज कर दिया गया। तो ये डिफरेंस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है कि रिटन एंड अनरिटन में क्या डिफरेंस है। तो अनरिटन में नो जुडिशियल रिव्यू और रिटन में जुडिशियल रिव्यू होता है। एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल इंग्लैंड है अलिखित का, अनरिटन का, और सबसे अच्छा एग्जांपल रिटन का यूएसए एंड इंडिया। यूएसए का इतना टफ है कि बहुत सौ सालों से 100-200 अगर बेसिकली देखा जाए तो अभी तक मात्र 27 या 30 संशोधन हो पाए हैं। और इंडिया भी ठीक ठाक ही है, 70 साल से अभी तक 100+ हुए हैं, 10-15, ठीक है। बिल तो बहुत आए हैं। तो ये होता है अपना, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अच्छा लग रहा लाइक कर दो, नहीं अच्छा लग रहा डिसलाइक कर दो, मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का पहला पेज को हम लोग प्रियम्बल कहते हैं, जो कि हमें मेरा क्या बताता है, वहाँ की समरी बताता है, उसमें कंटेंट बताता है कि क्या क्या है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक समरी देता है कि वो क्या कहना चाहता है। जैसे आप कोई भी बुक लेते हो, आप पहला पेज देखते हो तो उसमें क्या लेता है, प्रीफेस, कंटेंट,
तो प्रीफेस और कंटेंट पढ़ के ये तो नहीं पढ़ पाओगे कि पूरी किताब में क्या लिखा, लेकिन ये कह पाओगे कि वो किताब कौन सी है और वो किताब का मकसद क्या है, आपको क्या बताने का कोशिश करेगा वो नेक्स्ट चैप्टर में, ये पता चल जाएगा। तो यही है। तो प्रियम्बल इज नथिंग बट एक आइडेंटिटी कार्ड है। वो मैं नहीं कह रहा, वो कहा गया अकॉर्डिंग टू मिस्टर N.A. पालकीवाला, वो उस टाइम के बहुत बड़े जुडिशरी थे। बोला गया द प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम अगर कोई आदमी को देखते हुए रास्ता चलते तुम ये नहीं बता पाओगे कि वो क्या है, क्या करता है, क्या कर, लेकिन अगर वो आइडेंटिटी कार्ड पहने तो 2-4 चीज़ें तो बता दोगे कि उसका नाम क्या, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या, उसका फ़ोन नंबर क्या, उसका ब्लड ग्रुप क्या, उसका एड्रेस क्या है, इतना चीज़ तो तुम बता सकते हो, बस वही है। अब प्रियम्बल कहाँ से बोरोड किया गया? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ राइट। ठीक है, ये सब याद, ये सब डायरेक्ट पूछा जाता क्वेश्चन, यही है कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसे MCQ में कराऊँ ये करा दूंगा, एक क्वेश्चन ये लिखूँगा कि प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया गया, दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बोला था? N.L. पालकीवाला ने। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वाले में 4-5 क्वेश्चन निकलते थे, उसके पहले हम लोग और भी क्वेश्चन निकलेंगे। तो वो सब क्वेश्चन को हम लोग थ्योरी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं ना, एकदम अच्छे से याद होगा, किसी तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। देखो, तो जो प्रियम्बल है वो ऐसे ही थोड़ा सा नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्सी हो गया था। ठीक है, जब पिछले बहुत पहले की बात है ये। तो प्रियम्बल को जो है ना उसमें, हाँ, तो हम लोग प्रियम्बल में क्या बोले थे? तो प्रियम्बल इज़ द नॉट, देखिए इसका एक स्टोरी है, मतलब जो प्रस्तावना जिसे हम लोग प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है? इसमें लिखा रहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया डू हैरवे द कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड गिव द सिटीजन टू इंडिया टू इक्वलिटी लिबर्टी सोशल, ऐसे करके लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें होता है कि जितने भी हक है, जितने भी ये सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ये सबका जिक्र किया गया है इसमें। तो इसमें होता ही है कि जो प्रियम्बल था ये मेन जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को दिखाया गया कि बात होगी तो सोशलिस्ट की बात होगी, बात होगी तो इक्वालिटी की बात होगी इसके अंदर, संविधान के अंदर। तो हुआ ये कि जो संविधान बनाया जा रहा था उस टाइम, जो संवैधानिक असेंबली के द्वारा बनाया जा रहा था, तो उन लोगों को डर था कि बेटा मान लो कल को अगर कोई कॉम्युनल सरकार आ जाए, कोई भी विशेष धर्म की सरकार आ जाए, तो वो तो प्रियम्बल के साथ छेड़छाड़ करके उसे कोई भी राष्ट्र बना सकते हैं, इस्लामिक राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र बना सकते हैं ऑफिशियली। तो उन्होंने सोचा नहीं ये तो गलत हो जाएगा अगर कोई भी आके अपना मनमानी अपना करके ये कर दिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि जो प्रियम्बल है उससे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा दें। तो यहाँ बोला गया था प्रियम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे संविधान से ही हटा दिया गया और उसे दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि लीजिए। उसके बाद जो अरे यार कॉल आ जा रहा है इसलिए थोड़ा पॉज हो जा रहा है। अच्छा, तो जो प्रियम्बल है उसे संविधान से हटा दिया गया कि बेटा संविधान में रहेगा नहीं तो उसका संशोधन होगा ही नहीं। उसके बाद उसे दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि रख लीजिए इसे, आप अच्छे से ताला लगा दीजिए। तो फिर सोचा, फिर उसने बोला कि अरे आप तो मुझे इतने बड़े काम दे रहे हो, मुझे बहुत गर्व है, लेकिन कल को अगर मान लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ का भी क्या था, पहले जो पार्टी होती थी उन चुनाव करते थे कि हाँ कौन होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट है, कौन CGI रहेगा, मतलब चीफ जस्टिस होगा, ये सब कोई गवर्नमेंट के अंदर ही आता था। तो उसके बाद से संवैधानिक जो निर्माता हैं सब कोई असेंबली में 296 जितने भी पॉपुलर थे उस टाइम, उन्होंने बोला कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। मतलब कि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी ये होंगे, ठीक है, जजेस होंगे, उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो इंडिपेंडेंट कोलिजियम सिस्टम से आएंगे, जो हमको पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जुडिशरी सिस्टम में पढ़ाएंगे, तो उस तरह से आएंगे। तो बोला कि चलो अब सिक्योर हो गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, उसमें लिख दिया गया कुछ कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, सोशलिस्ट ये सब होना चाहिए, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलरिज्म, सोवरेनिटी, ये सब लिख कर सब कुछ पैक करके दे दिया गया। और उसके बाद उसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी में डाल दिया गया कि कोई भी सरकार है कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, वो देखेगा अपने हिसाब से कि क्या क्या है, समय समय पे चेंज होते रहते हैं, आजकल हो रहे हैं। बेटा अमेंडमेंट मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद से तो द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू अमेंड द प्रियम्बल।
लेकिन देखो बोला गया ना, पार्लियामेंट जो संसद है भारत के, वो उनके पास पावर है कि वो प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, बट फर्स्ट द पार्लियामेंट डू नॉट हैव द पावर ऑफ द अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वो प्रियम्बल को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उनके पास वो हक नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज कर। तब सब बोलेंगे सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो बेटा बेसिक स्ट्रक्चर किसी को पता नहीं है। जैसे बोला जाता है कि जो सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सब है जो बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल कोई कंफर्म नहीं है। तो किसी को अगर कुछ पता है ही नहीं तो वो उस चीज़ को अमेंड कैसे कर सकता है। वो समय समय पर सूझबूझ पर देखा जाता है कि कौन सही है क्या गलत है, ठीक है। बस लोगों को इक्वालिटी मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस, सब कुछ मिलना चाहिए, ठीक है। जो कि केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला में एक केस हुआ था, ठीक है। ये लैंड के लिए था, वहाँ की लैंड प्रॉपर्टी के बारे में। ये आप लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मेनली यूपीएससी वालों को पूछा जाता है, लेकिन इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हम बता सकते हैं। ये 1973 में हुआ था, और इसमें जो है ना सबसे बड़ी जजों की बैठक हुई थी। 13 समझ रहे हो, 13 जजेस बैठे थे, आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि CJI जो सुप्रीम कोर्ट में तो कितने जजेस होते हैं, तो 34 होते हैं। 33 नॉर्मल जजेस और 1 चीफ जस्टिस, तो 31 + 1 34, ठीक है। और इसमें हुआ था कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कर सकते। इसका बहुत अच्छा कहानी सुनाया जाएगा कभी आराम से, बट अभी पढ़ाई के बाद, अभी नौकरी ले लो, उसके बाद इंटेलेक्चुअल फिलोसफर बनते रहो, ठीक है। ये हो गया। तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि कब हुआ था और क्या क्या हुआ था, कितने जज, ये इंपॉर्टेंट, कि जितने जजेस की बैठक हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, और कब हुआ था, ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था। तो अब प्रियम्बल की बात करते हैं। द प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड वंस, एक बार प्रियम्बल का भी देख लो, देख लिया ना, प्रियम्बल का भी अमेंडमेंट हो चुका है, 42nd अमेंडमेंट 97। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये अगर किसी को नहीं पता तो समझो कि उसका पॉलिटिक्स ख़राब है। 42nd अमेंडमेंट 1976, इससे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें इतने संशोधन किया गया था ना उस टाइम, उसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल दिया गया था कि लो एक छोटा संविधान का रचयिता हो गया। इसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था। पहले सोशलिस्ट नहीं था अपना इंडिया, पहले सेकुलर नहीं था अपना इंडिया, पहले इंटीग्रिटी, मतलब इंटीग्रिटी तो था ही बट संविधानिक रूप से नहीं था। सेकुलर तो था ही, हिंदू मुस्लिम तो रहते ही थे, बट वो संवैधानिक रूप से नहीं था, ठीक है। सोशलिस्ट तो थे ही, सबको अच्छे अच्छे काम करते थे, तो था ही, बट संवैधानिक रूप से इसको ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में, जो जिसका आजकल कुछ गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, ठीक है, फेक सेकुलरिज्म और ये और वो करके, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड आए गए, कब आए, 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए डायरेक्ट कि कौन से संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता, ऑप्शन दिया जाएगा 44, 90, 42nd, 41, इस तरह से रह जाएगा, और डेट भी आगे पीछे रहेगा। तो आपको ध्यान रखना 42nd अमेंडमेंट 1976। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छा लग रहा है लाइक करें, ख़राब लग रहा है डिसलाइक करें, लेकिन कुछ करें, मुर्दा की तरह लाश की तरफ पड़े मत रहें, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं, सॉवरेनिटी, डोमिनियन, ये सब हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। द प्रियम्बल ऑफ द संविधान से इंडिया इज, मतलब जो संविधान का जो प्रियम्बल है वो बोलता है क्या, सोवरेन, ठीक है। सोवरेन का मतलब क्या होता है पहले ये जानेंगे, पहले देख लेते हैं। ये वर्ड जो है वो फ्रांस से बोरो किया गया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके बाद इंडिया एडॉप्टेड सोवरेनिटी ऑन 26/1/1950। इससे पहले जो 1950 से पहले जो है वो सोवरेन नहीं थे हम लोग, याद रखना। भारत का आज़ाद हुआ क्या हुआ, 15 अगस्त 1947, उसके बाद 1950 तक, मतलब 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी 1950 तक हम लोग सोवरेन नहीं थे। 26 जनवरी के बाद हम लोग सोवरेन में आए। अब एक एक करके बात करेंगे। उसका डोमिनियन, वो भी इनसे रहे, पहले आते बात करते हैं सोवरेनिटी का, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग जो डोमिनियन कंट्री थे, देखो जो अंग्रेज़ है ना बहुत ज़्यादा चालू थे, मैं अच्छा से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, एकदम शांति से, ईयरफोन लगा के, बैठ के, लेट के, सो के, जैसे भी। जो अंग्रेज़ थे वो बहुत, जानते हो, चालू थे, तभी तो 1 लाख सैनिक के साथ इतने करोड़ों को गुलाम बना लिया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, बोला जाता ना कि बेटा घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, कितनी बार बोला जा रहा है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है, बेटा ये तो आम आदमी, इंसान, तुच्छ प्राणी, नंबर ख़त्म हो जाओगे, कोई गिनती नहीं है। तो इन्हें भी घमंड था। घमंड कब शुरू हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसकी इतनी ख़राब हालत हुई, हालांकि जीत तो गए बट इनको शासन करने के लिए शक्ति नहीं थी, पैसे नहीं थे, पावर नहीं बची, तो धीरे एक एक करके सारे जितने भी गुलाम कंट्री थे सबको आज़ाद करना शुरू किया। लेकिन वो भी सोचे कि अरे यार जाते जाते अगर कुछ मिल रहा है तो क्यों ना ले। तो उन्होंने जिनको जिनको आज़ाद करना था उन्होंने 2 ऑप्शन रखा कि आप डोमिनियन कंट्री बन जाइए, मतलब आप डोमिनियन में जाना चाहते हैं या सोवरेन में जाना चाहते हैं। तो बोलोगे सर ये डोमिनियन और सोवरेन में क्या डिफरेंस, तो हम एक एक करके बताएंगे। तो डोमिनियन का मतलब होता है कि जो कंट्री आज़ाद हो जाए वो वहाँ के आर्मी से मतलब इंग्लैंड की जितनी आर्मी वहाँ से हटा लिया जाएगा। आप पूरी तरह से फिजिकली फ्री है, आप जो कर सकते हैं अपना काम धाम जो भी जैसे है कर सकते हो, आज़ाद हो एकदम फिजिकली। बट अगर कोई भी संशोधन करना हो, कोई भी नियम कानून लगाना हो, तो आपको एक बार ब्रिटेन से मतलब इंग्लैंड से एक बार पूछना पड़ेगा वहाँ की रानी से कि हुजूर हम ये करना चाहते हैं, हम करें या नहीं करें। और सॉवरेनिटी में मतलब होता है कि कुछ मतलब नहीं, पूरी फ्री, आप निकलिए यहाँ से, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डोमिनियन का एक फ़ायदा था, बोला जाता था कि उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा उस कंट्री को। अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री उस पर अटैक करता है तो इंग्लैंड की जो सेना है वो उसे आकर उसे हरा कर फिर से फ्री कर दिया जाएगा। बट हमारे भारत, हमारे जो महान भारत है, उन्होंने सोवरेन होने का फैसला लिया। वो नहीं चाहे कि मेरा पे किसी का हक रहे, बोले नहीं शुक्रिया, आप जाइए, आप ऐश कीजिए, बहुत साल राज किया, अब हमको जीने दीजिए। और कुछ कुछ डरपोक देश जो थे वो आज भी डोमिनियन है, जैसे कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, और भी 2-3 है, ठीक है। उन लोगों का फ्लैग में देखना न्यूजीलैंड और कुछ कुछ का, उसमें इंग्लैंड का जो साइन होता है ना ऐसे ऐसे करके वो होगा, बना होगा, ठीक है। तो वो आज भी, तो डोमिनियन हम लोग का क्या था जब भारत आज़ाद हुआ, देखो उसके बीच तक तो क्या था, हम लोग का कोई भी संविधान रहा नहीं था, तो इसलिए हम लोग डोमिनियन के अंदर आते थे। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बाद बोला कि नहीं, डोमिनियन हटाइए, सोवरेनिटी हो गया। और 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक हम लोग सोवरेन हैं। हम लोग को कोई भी संशोधन करना होता है हम लोग कर लेते हैं आपस में निष्कर्ष निकाल के। जैसे कोई भी अगर हुआ EWS, NRC, CA कुछ भी करना है हम लोग आपस में करेंगे, हम लोग कर लेंगे। नहीं तो यहाँ एक एक संशोधन का हिसाब देना, हालांकि मना नहीं करता वहाँ से, जो इंग्लैंड में है वहाँ से मना नहीं होता, बट हाँ उनके पास हिसाब होता, ठीक है। तो ये होता है दिक्कत कि हम क्यों हिसाब दें आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने सॉवरेनिटी होने का निर्णय लिया, ठीक है। और आते हैं नेक्स्ट में हम लोग, ये हम लोग बता दिए सॉवरेनिटी कंट्री इधर फिजिकली फ्री बट नॉट ऑल्सो मेक, ये हम लोग बता चुके हैं, इसे पढ़ लेना, ठीक है। फॉरेन कंट्री वाइल मेकिंग द पॉलिसी लॉ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देयर इज़ नो इंटरफेरेंस इन, मतलब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा अगर आप सॉवरेन हो गया, तो इंटरनल या एक्सटर्नल, ये हम बता चुके हैं एज ए स्टोरी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आज का पार्ट 1 खत्म, और हम लोग नेक्स्ट चलेंगे पार्ट 2 की तरफ। आई होप अच्छा लगा हो लाइक करें, नहीं लगा डिसलाइक करें, रिपोर्ट जो करना कर दो, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्रेज भी करा करो, ताकि दूसरे को मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है। देखो निगेटिव कितना रहोगे यार तुम लोग, निगेटिव रहकर तो ज़िंदगी ख़राब कर लियो। अब लो, पॉजिटिव बनो, सपोर्ट करो, नौकरी लो, सब चीज़ करो, ठीक है। अच्छे से काम करो, मौका है ले लो बेटा, ठीक है। चलो फिर आप लोग नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जल्दी ही, मतलब कल ही। क्लास रेगुलर रहेगा, वीडियो बनते रहेगा, क्यों जाते रहेंगे, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पे भी आ जाओ, जहाँ है सब जगह आ जाओ, ठीक है। फ्री टू ऑल, फ्री फॉर ऑल, ठीक है। बोला ना हमारा जो लोगो ही वही है, विज्ञान, ठीक है। ज्ञान का एकदम विशाल भंडार रहेगा, बियॉन्ड द नॉलेज। हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली होता क्या है, ना कि क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू।